कभी कभी मुजरिम अपने काम को इतने साफ सुथरे तरीके से अंजाम देता है और इतने शातिरपन तरीके से उस काम को करता है कि इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस वालों को भी पसीने छूट जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि मुजरिम चाहे कितने भी शातिरपन तरीके से काम को अंजाम दे दे, एक न एक दिन इसका खुलासा ज़रूर होता है। और जब भी ये मुजरिम पकड़ा जाता है और पुलिस से जब पूछताछ होती है तो ये सबसे पहले झूठ ही बोलता है। लेकिन पुलिस वालों के पास भी बहुत से तरीके होते हैं इस झूठ को सच में बदलने के लिए। लेकिन आज की कहानी में बिल्कुल कुछ उल्टा होता है। एक मुजरिम को पकड़ने के लिए पुलिस वाले ही खुद झूठ बोलते हैं और मात्र पुलिस वालों के एक झूठ ने इस केस का खुलासा कर दिया। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है इससे सुनने के बाद आप भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार इस दुनिया में हम भरोसा करें तो किस पे करें। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है गुजरात का वलसाड शहर और इसी का एक इलाका पड़ता है पारदी। बात कर रहा हूँ 28 अगस्त 2022 की। वलसाड शहर का ही पारदी इलाके में नदी के किनारे एक कार में, लवारिस कार में एक महिला की लाश पड़ी हुई थी। लोगों ने जब उस महिला को इस हालत में देखा, तुरंत पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया। एरिया के थाने तुरंत मौकाए वारदात पे पहुंचती है तो देखती है कि वाकई में उस कार के अंदर एक महिला की लाश पड़ी हुई है। और उस लाश को देख करके पुलिस वाले भी कंफर्म हो जाते हैं कि इसकी ज़रूर किसी ने हत्या की है, क्योंकि उसके गले पे उंगलियों के निशान थे और उस महिला की लाश उस कार की पिछले सीट पे पड़ी थी, जो कि ज़बरदस्ती किसी भी तरीके से ठूस करके उसमें रखा गया था। सबसे पहले पुलिस को इस महिला का शिनाख्त करना ज़रूरी था ताकि इस केस को सॉल्व किया जाए। लेकिन इस महिला का शिनाख्त करना पुलिस वालों के लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं होता है, क्योंकि ये महिला उसी पारदी इलाके का ही एक मशहूर सिंगर, गरबा सिंगर थी, जिसका नाम वैशाली बलसारा था। पुलिस तुरंत इसकी छानबीन करना शुरू करती है और इसकी खबर उसके घर वालों को देती है, इसके पति का, जिसका नाम होता है हरेश बलसारा, जो हरेश बलसारा भी एक मशहूर गिटारिस्ट होता है। पुलिस तुरंत मौकाए वारदात पे हरेश बलसारा को बुलाती है उसके पत्नी का शिनाख्त करने के लिए। हरेश बलसारा जैसे ही मौकाए वारदात पे जाता है और अपनी पत्नी को इस हालात में देखता है, वो फूट फूट करके रोने लगता है। इससे साफ पता चल जाता है कि वो हरेश बलसारा की पत्नी वैशाली बलसारा ही है। पुलिस के सामने अब बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार वैशाली बलसारा इस सुनसान जगह पे पहुंची कैसे, किसके साथ आई और आखिरकार इसका कत्ल किया किसने और आखिरी समय में ये थी किसके साथ। पुलिस वालों के सामने बहुत से सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन पुलिस वाले इस केस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस महिला की बॉडी को अपने हिरासत में लेते हैं और इसकी पोस्टमार्टम करवाते हैं। तुरंत इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिससे साफ पता चल जाता है कि वैशाली बलसारा की किसी ने गला दबा करके हत्या की थी। अब पुलिस वालों के सामने एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिरकार वैशाली बलसारा की ये हत्या किया किसने है। पुलिस वाले उसके पति हरेश बलसारा को ही अपने रडार में ले करके और उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हरेश बलसारा कहता है कि साहब, मेरी पत्नी 28 अगस्त से ठीक एक दिन पहले 27 अगस्त को घर से निकली थी और ये बोल करके मुझसे निकली थी कि मैं किसी से मिलने जा रही हूँ, मैं तुरंत घर वापस आ जाऊँगी। लेकिन उसने मुझे ये नहीं बताया था कि वो किससे मिलने जा रही है और कहाँ मिलने जा रही है। लेकिन जब वो शाम देर रात तक घर वापस नहीं आई तो मैंने अपने एरिया के इलाके में जा कर के और अपनी पत्नी वैशाली बलसारा का गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज कराया। पुलिस जब इस मामले को जांच करती है तो ये साफ पता चल जाता है कि हरेश बलसारा झूठ नहीं बोल रहा है। हरेश बलसारा से जब पुलिस पूछताछ कर रही थी तो ये भी क्लियर हो गया था उसकी बॉडी लैंग्वेज देख करके कि हरेश बलसारा इस केस का सस्पेंस नहीं है, वो बिल्कुल सच बोल रहा है। मतलब कि पहले ही पूछताछ में हरेश बलसारा पुलिस के रडार से बाहर हो जाता है। फिर पुलिस वालों के लिए एक और चैलेंज बन जाता है कि अगर हरेश बलसारा इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो आखिरकार वैशाली बलसारा का कत्ल किया किसने है। और इस केस को, गुत्थी को सुलझाने के लिए आखिरकार पुलिस वालों ने डिजिटल का और टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस केस की छानबीन करना शुरू कर दिया। और सबसे पहले पुलिस वालों ने वैशाली बलसारा का मोबाइल के नंबर का CDR निकाला और साथ ही साथ वैशाली के घर से लेकर के और मौकाए वारदात तक के रूट के जितने भी CCTV फुटेज थे उन सबको खंगालना शुरू किए।
और इस काम में पुलिस वालों को दो सबूत मिल गए। सबसे पहले कि वैशाली बलसारा का सीडीआर जब निकाली तो उसमें एक ऐसा नंबर मिला कि जब वैशाली बलसारा अपने घर से बाहर निकली थी और जब घर से बाहर निकल चुकी थी, दोनों ही वक्त एक ही नंबर पे वैशाली बलसारा ने बात की थी, जो कि वो नंबर किसी बबीता नाम के महिला के नाम पे रजिस्टर्ड था। और ये बबीता कोई और नहीं बल्कि वैशाली की ही खास दोस्त थी। और जब वैशाली की उससे रूट में जब चेक किया गया उसके सीसीटीवीज़, तो उस सीसीटीवीज़ में पारदी के आसपास ही एक सीसीटीवी फुटेज में वैशाली दिख भी जाती है। पुलिस वाले अब यहाँ बिल्कुल कंफर्म हो जाते हैं कि ज़रूर इस केस से उसकी दोस्त बबीता का कुछ न कुछ लेना देना है। अब तुरंत पुलिस बबीता के पास पहुंचती है उसको हिरासत में लेने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर ये निकल के आती है कि उसकी दोस्त, वैशाली की दोस्त बबीता 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। पुलिस वालों को भी समझ में नहीं आता है कि जो महिला ठीक से चल नहीं पाती है वो भला वैशाली की हत्या कैसे कर सकती है। लेकिन फिर भी सबूतों के आधार पर पुलिस बबीता से पूछताछ करना शुरू करती है, लेकिन साथ ही में एक अपने मेडिकल ऑफिसर को साथ में बिठा करके और तब बबीता से पूछताछ करती है। पहले तो बबीता साफ मना कर देती है कि मैं वैशाली से कहीं भी नहीं मिली हूँ, लेकिन पुलिस कहती है कि जब वैशाली अपने घर से निकली थी तो वह आखिरी बार तुमसे ही बात की थी, और जब घर से बाहर निकली थी तो भी वो आखिरी बार तुमसे ही बात की थी, और जिस इलाके में उसका हमें बॉडी मिला है उस इलाके में सीसीटीवी फुटेज में तुम्हारा मूवमेंट भी कैप्चर हुआ है। जब ये बातें सुनती है बबीता तो वो समझ जाती है कि अब मैं शायद इसमें फंस चुकी हूँ, लेकिन वो एक से एक झूठ पे झूठ बोले जा रही है। पुलिस वालों को कहती है कि साहब मैंने वैशाली से बातचीत की थी और मैं पारदी इलाके में अपने किसी काम से गई थी। पुलिस वालों ने पूछा कि क्या तुम वैशाली से वहाँ मिली थी, तो बबीता साफ कहती है कि हाँ मैं वहाँ मिली थी। लेकिन पुलिस अब यहाँ पे बबीता के एक्टिविटी से, उसके बॉडी लैंग्वेज से साफ समझ जाती है कि बबीता उससे काफ़ी झूठ बोल रही है। अब उसी के झूठ के सहारे पुलिस वालों ने भी अपने तरीके से एक झूठ बोला। उन्होंने बोला कि क्या तुमने वैशाली को वहाँ पे किसी के साथ में देखा था, तो वैशाली तुरंत ही जवाब दे देती है कि हाँ साहब मैंने वैशाली को 2 लोगों के साथ उस कार में मैंने देखा था। पुलिस को फिर समझ में आ गया कि वैशाली फिर झूठ बोल रही है। पुलिस एक और झूठ बोलती है और पुलिस वाले एक फ़ोटो दिखाते हुए बबीता से पूछती है कि क्या ये वही आदमी है। बबीता जो कि इस चक्कर में फंस चुकी थी, वो समझ चुकी थी कि मैं इसमें अब फंस चुकी हूँ, वो किसी भी तरीके से अपने आप को बचाना चाहती है। वो तुरंत ही जवाब दे देती है कि हाँ साहब ये वही शख्स है जो उस वक्त वैशाली के साथ कार में बैठा था। पुलिस अब यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म हो जाती है कि जो उसने फ़ोटो बबीता को दिखाई थी, उस फ़ोटो का जो व्यक्ति था उस व्यक्ति को वैशाली से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। पुलिस अब अपने फोर्स दबाव दे करके और बबीता से पूछताछ करना जब शुरू करती है तो आखिरकार बबीता अपना जुर्म कबूल कर लेती है। लेकिन वाकई में दोस्तों जब बबीता अपनी पूरी कहानी बताती है तो पुलिस वाले भी हैरान व परेशान हो जाते हैं। बबीता बताती है कि बबीता और वैशाली पिछले 1 सालों से एक दूसरे को जानते थे और दोनों बहुत ही करीबी एक दूसरे का दोस्त भी बन चुके थे। बबीता के पिछले समय में कुछ हालात ठीक नहीं चल रहे थे, जिसकी वजह से उसने वैशाली से कुछ पैसे मांगे थे। वैशाली ने उसको 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम करके, मतलब कई बार करके, और बबीता को 25 लाख रुपये कर्ज के नाम पे दिया था। लेकिन अब वैशाली बबीता से वो पैसे रिटर्न मांग रही थी और बबीता वैशाली को वो पैसे रिटर्न नहीं करना चाहती थी क्योंकि अमाउंट 25 लाख रुपये था। लेकिन अब ये पैसे रिटर्न मांगने के एवज में कहीं ना कहीं बबीता और वैशाली के बीच में अब अनबन होना शुरू हो गया था और दोनों के बीच में दूरियां भी शुरू हो चुकी थी। चूँकि वैशाली किसी भी कीमत पे वो पैसा वसूल करना चाहती थी और यहाँ बबीता भी किसी भी कीमत पे वो पैसा नहीं देना चाहती थी। इसलिए एक दिन वैशाली को बबीता ने अपने रास्ते से हटाने के लिए एक षड्यंत्र रच दिया और अपने सोशल मीडिया के सहारे ही बबीता ने अपने दोस्तों से बात किया कि एक मेरा काम करना है। जिन दोस्तों से बबीता ने बात किया वो दोस्त उनके एक सुपारी किलर थे और उन्होंने जब बबीता अपना सारा प्रोग्राम अपने दोस्तों के सामने रखी तो वो तुरंत इस काम को करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इसके एवज में उन लोगों ने बबीता से 10 लाख रुपए का डिमांड किया। फिर बबीता इन पैसों को लेकर के उनसे मोल भाव करना शुरू करती है और आखिरकार
फैसला होता है कि इस काम को अंजाम देने के लिए मैं तुम्हें 8 लाख रुपये दूंगी, और वो सुपारी किलर भी इस काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। और फिर एक तारीख तय की जाती है 28 अगस्त 2022। 28 अगस्त 2022 को ही बबीता ने वैशाली के नंबर पे कॉल किया था कि मैं तुम्हें कुछ पैसे देना चाहती हूँ, तुम पादरी के इलाके में ही एक खाली डायमंड की फैक्ट्री पड़ी है, वहाँ पे तुम आ जाओ, मैं तुम्हें पैसे वहाँ पे दे देती हूँ। वैशाली यहीं पे बस एक गलती कर देती है कि जब वो बबीता से पैसे लेने के लिए घर से निकलती है तो इस बात की खबर वो अपने पति हरेश बलसारा को नहीं बताती है और अकेले ही घर से निकल जाती है। जैसे ही वो उस डायमंड फैक्ट्री में पहुंचती है, यहाँ से बबीता भी अपने घर से गाड़ी से निकलती है, लेकिन उस फैक्ट्री से 1 किलोमीटर पहले ही अपनी गाड़ी को, स्कूटी को छोड़ देती है और वहाँ से एक किराए की टैक्सी ले करके और उस फैक्ट्री में पहुँचती है। वहाँ पे पहले से ही वैशाली बलसारा पहुँच चुकी थी, लेकिन वहाँ पे पहले से ही बबीता के दोनों सुपारी किलर भी मौजूद थे। फिर उसी के गाड़ी में, वैशाली के गाड़ी में ही जा कर के बबीता बैठ जाती है और बातचीत करना शुरू हो जाता है। लेकिन तुरंत थोड़ी देर बाद ही वो दोनों सुपारी किलर भी वहाँ पहुँचते हैं और बबीता वैशाली से ये कह करके और उन दोनों सुपारी किलर को अपने गाड़ी में बिठा लेती है कि ये दोनों मेरे कज़न हैं, इतने पैसे ले करके आ रही थी, इसीलिए मेरे साथ सिक्योरिटी के तौर पर आए हैं। वैशाली भी कुछ नहीं बोलती है। फिर वो चारों सदस्य उसमें बैठ करके बातचीत करते हैं और तुरंत उसके थोड़ी देर बाद ही वो दोनों सुपारी किलर एक नशीली पदार्थ वैशाली के मुंह पर रख करके उसके सूंघाने की कोशिश करते हैं और जैसे ही उसको सूंघती है वो बेहोश हो जाती है। और उसके बाद से वो दोनों सुपारी किलर वैशाली के गले को ज़ोर ज़ोर से दबा करके और उसकी हत्या कर देते हैं और फिर उसके बॉडी को उसी के कार में बंद करके और फिर उसके गाड़ी को नदी के किनारे ले जा करके छोड़ करके और वहाँ से उसके गाड़ी के चाबी और उसके मोबाइल को ले करके और वापस अपने घर चले आते हैं। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी बबीता पुलिस वाले को बताती है तो पुलिस वाले भी हैरान व परेशान हो जाते हैं। पुलिस वाले जब वैशाली बलसारा के पति हरेश बलसारा से पूछताछ करती है कि वैशाली के बारे में उसकी दोस्त बबीता ऐसे ऐसे बातें कह रही है, तो हरेश बलसारा कहता है कि साहब मुझे नहीं पता कि वैशाली बलसारा ने इतने पैसे कहाँ से ला करके दिए और इसके बारे में वैशाली ने हमको कुछ बताया भी नहीं। अगर बताया होता तो शायद उस दिन मैं भी उसके साथ गया होता। वाकई में दोस्तों, अगर मात्र एक गलती वैशाली ने नहीं की होती, जाते वक्त एक बार भी अगर अपने पति को शायद इस बात को अगर बता दी होती तो शायद इतना बड़ा घटना नहीं हो पाता और शायद वैशाली बलसारा आज इस दुनिया में ज़रूर होती। फिलहाल पुलिस ने बबीता को हिरासत में ले लिया है और उन 2 सुपारी किलरों में से एक को पंजाब से हिरासत में कर लिया है और दूसरे की अभी भी तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि हम बहुत जल्द ही उस तीसरे आरोपी को भी हिरासत में लेने वाले हैं और इन तीनों को गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके और सख्त से सख्त सज़ा दिलाने के भी काम करेंगे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है, बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।